नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डॉन के बारे में जो अपनी शुरुआती जिंदगी में लड़ाई झगड़ों से दूर रहा। ये पढ़ाई में नंबर वन था। ये इतना ज़्यादा सीधा था कि स्कूल और कॉलेज में जब एग्ज़ाम होते थे तो उस टाइम ना तो ये खुद नकल करता था और ना ही किसी को नकल करने देता था। लेकिन इसकी लाइफ में 1980 के दशक में कुछ ऐसा इसके साथ होता है जिसकी वजह से ये भारत का नंबर वन डॉन बन के उभरता है। तो दोस्तों, आप इसकी शख्सियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उस जमाने में जब दाऊद इब्राहिम का बोलबाला हुआ करता था तो दाऊद इब्राहिम भी इससे बहुत ज़्यादा डरता था। और उस टाइम में जितने भी गैंग मुंबई में हुआ करते थे सभी लोग इससे दूरी बना के रखते थे। तो दोस्तों, इसका इनकाउंटर आज़ाद भारत का सबसे पहला इनकाउंटर माना जाता है। इसके ऊपर कई सारी मूवियाँ भी बन चुकी हैं। इसकी पूरी जिंदगी उन मूवियों में दिखाई गई है कि कैसे एक सीधा इंसान इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी इंसान के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी थोड़ी मोटिवेशन बन सके आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। मुझे पता है मेरे चैनल में मेरे वीडियो में बहुत सारी कमियां हैं, मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जब आप लोग सपोर्ट दिखाओगे ना तो मैं अपनी क्वालिटी में सुधार करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले मैं चाहूँगा आप मेरे इस चैनल को बस सब्सक्राइब कर लो और आपको वीडियो कैसी लग रही है या कैसी लगी है नीचे आप कमेंट ज़रूर कर देना और साथ में लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। तो दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जिस इंसान के बारे में मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई हैं उस इंसान का पूरा नाम मनोहर अर्जुन सुर्वे था, जिसको मान्या सुर्वे के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों ने इसका नाम कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों, मान्या सुर्वे का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 1944 के आसपास हुआ था। इसके बाद इनका पूरा परिवार 1952 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी से शिफ्ट होकर मुंबई आ जाता है। तो दोस्तों, जो इनका पूरा परिवार था ये काफ़ी छोटा परिवार था। इनके परिवार में टोटल 4 लोग थे, लेकिन खास बात ये थी कि मान्या की जो मदर थी उन्होंने दूसरी शादी करी थी। इसका मतलब जो मान्या के जो फादर थे वो मान्या के सौतेले फादर थे और मान्या का एक भाई भी था जो कि मान्या का सौतेला भाई था। लेकिन इस पूरे परिवार में आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था। कभी भी मान्या को एक सौतेले बेटी की तरह ना तो इसके भाई ने व्यवहार किया ना तो इसके फादर ने व्यवहार किया। तो दोस्तों, 1952 के आसपास जब मान्या सुर्वे का परिवार रत्नागिरी से मुंबई आया था तो उस टाइम मान्या सुर्वे की एज लगभग 8 वर्ष की थी। शुरुआत से ही मान्या सुर्वे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था। वो रेगुलर स्कूल जाता था, अपने होमवर्क को कंप्लीट करता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मान्या सुर्वे का भाई था जिसका नाम था भार्गव, वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, इधर उधर घूमता रहता था। लेकिन धीरे धीरे करके ये दोनों भाई बड़े होते गए और जो मान्या सुर्वे था वो स्कूल से कॉलेज पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ मान्या सुर्वे का जो भाई था भार्गव, उसने अपनी स्कूली पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी थी और वो इधर उधर घूमता रहता था, गुंडागर्दी करता रहता था। इसके बाद भार्गव ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे एक साथ बहुत सारे पैसे कमाए जा सके। इसके लिए उसने क्या किया, लोगों से फिरौती मांगने लग गया, लोगों को डराने धमकाने लग गया। इसके साथ ही साथ भार्गव ने अवैध शराब का धंधा भी खोल लिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मान्या सुर्वे अपने भाई से काफ़ी दूरी बना के रहता था। उसका सारा ध्यान पढ़ाई में था। वो चाहता था कि पढ़ लिख के वो कोई ऐसी जॉब करने लग जाए जिससे वो अपने परिवार को सेटल कर सके और अपने भाई को और अपने मम्मी पापा को इन सारी चीज़ों से दूर कर सके। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भार्गव को उसके इलाके में भार्गव दादा के नाम से जाना जाता था। भार्गव दादा ये चाहता था कि उसका भाई कुछ बन जाए और नाम रोशन करे, और वो चाहता था कि उसका भाई पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। लेकिन उसका भाई ही कहीं ना कहीं उसका दुश्मन बन गया। तो दोस्तों, जब भी भार्गव दादा कोई क्राइम करता था तो वो कुछ महीनों के लिए मुंबई से दूर भाग जाता था। जब वो दूर भागता था तो पुलिस वाले पूछताछ करने के लिए मान्या सुर्वे के पास ही आते थे। उसी को सबसे पहले पकड़ के लेके जाते थे और उसको बुरी तरीके से मान्या सुर्वे को जेल में मारा जाता था और उससे पूछा जाता था कि तुम्हारा भाई कहाँ है, तुम कहीं उसके साथ इस क्राइम में सम्मिलित तो नहीं हो या शामिल तो नहीं हो। मतलब उससे बहुत ज़्यादा पूछताछ की जाती थी और बाद में उसको छोड़ दिया जाता था। उसके बाद भी मान्या सुर्वे बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का था। वो पुलिस वाले से कुछ नहीं बोलता था, वो सिर्फ यही बोलता था कि मुझे नहीं पता मेरा भाई कहाँ गया है। तो दोस्तों, ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा और धीरे धीरे करके मान्या सुर्वे ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट कर ली। मान्या सुर्वे ने बीएससी केमिस्ट्री में 78% के साथ अपनी पूरी ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और उस टाइम 78% काफ़ी अच्छी परसेंटेज मानी जाती थी। तो दोस्तों एक बार क्या होता है, जो भार्गव दादा है वो अपने इलाके में वसूली कर रहा था और लोगों से पैसे मांग रहा था। तो जो भार्गव दादा है वो एक व्यापारी से 50,000 रुपये मांग रहा था, लेकिन वो व्यापारी 50,000 रुपये देने को तैयार नहीं था। तो गुस्से में भार्गव दादा ने क्या किया, उस व्यापारी को मारना शुरू कर दिया। बुरी तरीके से भार्गव दादा ने उस व्यापारी को मारा और वहीं पे उसी टाइम जो मान्य सुरभि है वो भी आ गया और मान्य सुरभि भी ये सारी चीजें देख रहा था। तो दोस्तों क्या होता है, भार्गव दादा उस व्यापारी को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब बाद में पुलिस वाले आते हैं और लोगों से पूछताछ करते हैं तो लोग यही बोलते हैं कि भार्गव दादा ने ही उस व्यापारी को मारा है, लेकिन पुलिस वालों की हिम्मत नहीं थी कि वो भार्गव दादा को हाथ लगा सके। इसके बाद जितने भी आसपास के व्यापारी थे उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। उसके बाद पुलिस ने दबाव में भार्गव दादा और उसके भाई मान्य सुरभि को भी गिरफ्तार कर लिया। मान्य सुरभि को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो आसपास वहीं पे मौजूद था और उसने किसी भी तरीके से अपने भाई को रोकने की कोशिश नहीं करी। लेकिन जैसे आप लोगों को पता है कि आटे के साथ घुन पिसता है, उसी तरीके से भार्गव दादा के साथ मान्य सुरभि को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वो उसी टाइम वहां पे मौजूद था। इस वजह से शायद, या फिर हम कह सकते हैं कि वो भार्गव दादा का भाई था, इसलिए उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके ऊपर भी केस चलाया जाता है। तो दोस्तों उस टाइम उस पुलिस स्टेशन पे एक इंस्पेक्टर हुआ करता था। उस इंस्पेक्टर का नाम था इंस्पेक्टर दबोलकर। तो दोस्तों इससे पहले भी जो दबोलकर था वो मान्य सुरभि को कई बार गिरफ्तार कर चुका था। किस सिलसिले में, जब भार्गव दादा कोई क्राइम करके भाग जाता था तो मान्य सुरभि को दबोलकर पकड़ के ले जाता था और भार्गव दादा के बारे में पूछताछ करता था। तो जो ये दबोलकर था ये मान्य सुरभि से काफ़ी चिढ़ता था और किस वजह से चिढ़ता था वो हम नहीं बता सकते, बट कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। इस वजह से जानबूझ के दबोलकर मान्य सुरभि को हर क्राइम में फंसाने की कोशिश करता था और शायद इस वजह से भी दबोलकर ने शायद इस क्राइम में भी मान्य सुरभि का नाम एफआईआर में डाल दिया और फिर इसके बाद मान्य सुरभि और भार्गव दादा के ऊपर केस चला और कोर्ट में भार्गव दादा और मान्य सुरभि को दोषी पाया जाता है और कोर्ट के द्वारा मान्य सुरभि और भार्गव दादा को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद जो मान्य सुरभि था वो पूरे तरीके से टूट जाता है और रोने लग जाता है और बोलता है कि मेरा करियर बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूंगा आगे जाके। लेकिन जाते जाते वो दबोलकर को ये धमकी दे के जाता है मान्य सुरभि कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी वजह से मेरा करियर बर्बाद हो गया है। इसके बाद मान्य सुरभि और भार्गव दादा को पुणे की एक जेल में डाला जाता है। काफी टाइम तक पुणे की इस जेल में ये दोनों रहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जेल में जब भी कोई जाता है, चाहे कोई सीधा हो या टेढ़ा हो, वहां पे उसके कई सारे दोस्त बनते हैं, कई सारे दुश्मन बनते हैं और काफी नई नई चीजें लोग सीखते भी हैं। लोग जेल में जाके सुधरते तो बहुत कम लोग हैं और क्राइम करना बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो वहीं पे ही मान्य सुरभि का एक दोस्त बनता है। उस दोस्त का नाम था शेख मुनीर। शेख मुनीर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्रिमिनल था और शेख मुनीर से मान्य सुरभि ने काफ़ी चीज़ें सीखी। जेल में रह के मान्य सुरभि ने सबसे पहले तो अपने बॉडी पे काम करना शुरू किया। उसने एक अच्छी फिजिक बनाई, उसके अलावा लड़ने के तरीके सीखता है, क्राइम करने के तरीके सीखता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे सीखता है। तो दोस्तों मान्य सुरभि और उसका भाई 1969 में जेल गए थे और ये काफ़ी टाइम तक जेल में साथ रहे। लेकिन जेल में एक दिन मान्य सुरभि के भाई का कोई कत्ल कर देता है, मतलब भार्गव दादा का कोई कत्ल कर देता है। उसके बाद मान्य सुरभि तो अंदर से और भी ज़्यादा खूंखार हो जाता है। अब उसको किसी भी चीज़ का डर नहीं था, कोई फिक्र नहीं थी और धीरे धीरे करके 1969 से 1977 तक, मतलब 8 साल तक मान्य सुरभि उस जेल में रहता है। तो दोस्तों जो मान्य सुरभि का दोस्त था शेख मुनीर, उसकी सज़ा कंप्लीट होने वाली थी और वहीं दूसरी तरफ जो मान्य सुरभि था उसकी सज़ा में करीब 1.5-2 साल बाकी रह गए थे। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, मान्य सुरभि और शेख मुनीर मिलके एक प्लानिंग करते हैं, एक प्लान बनाते हैं जेल से निकलने का। तो दोस्तों शेख मुनीर की तो सज़ा कंप्लीट हो गई थी, शेख मुनीर जेल से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो मान्य सुरभि था उसके अभी 2 साल रह रहे थे, तो वो क्या करता है, जेल में रह के भूख हड़ताल शुरू कर देता है और जेल के अधिकारियों से ये बोलता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे जो खाने में है वो अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए, अच्छा खाना मिलना चाहिए। जेल में अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मान्य सुरभि कई दिनों तक खाना नहीं खाता और भूख हड़ताल पे बैठ जाता है।
तो दोस्तों काफ़ी टाइम तक खाना ना खाने की वजह से मान्या सुरभि का जो वजन था वो 20 किलो के आसपास कम हो गया है। उसके बाद मान्या सुरभि बीमार हो जाता है और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो दोस्तों यही मान्या सुरभि की प्लानिंग थी और उसी प्लानिंग के हिसाब से पुलिस वाले उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, शेख मुनीर अपने एक दोस्त के साथ मान्या सुरभि से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है। उसके बाद शेख मुनीर पुलिस वालों को चकमा देके मान्या सुरभि को उस हॉस्पिटल से भगाने में कामयाब हो जाता है और मान्या सुरभि पुलिस वालों की गिरफ्त से बाहर हो जाता है। इसके बाद मान्या सुरभि, शेख मुनीर और कई सारे लोग और मिलके अपनी एक गैंग बनाते हैं और उस गैंग का लीडर मान्या सुरभि होता है। ये लोग क्या करते हैं, छोटी मोटी चोरियां करते हैं। सबसे पहले ये लोग 5,000 की चोरी करते हैं, जो कि उस टाइम भी बहुत छोटी रकम हुआ करती थी। लेकिन अपने पालन पोषण के लिए ये छोटी मोटी चोरियां करते हैं और भी छोटे मोटे कई सारे क्राइम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जेल से आने के बाद मान्या सुरभि जो इंस्पेक्टर दबोलकर था उसको डराने धमकाने लग जाता है। फोन करके दबोलकर को कई बार धमकी देता है मान्या सुरभि। उसके बाद दबोलकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर की वजह से दबोलकर अपनी जो वेशभूषा है उसको चेंज कर लेता है, दाढ़ी बढ़ा लेता है, बालों को कलर करवा लेता है। इसके अलावा वो मुंबई छोड़ के दिल्ली भाग जाता है। मतलब उस टाइम दबोलकर के मन में इतना ज़्यादा खौफ हो गया था मान्या सुरभि का कि वो दिल्ली भाग जाता है। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, पुलिस और क्राइम ब्रांच वो मान्या सुरभि को इधर उधर तलाश कर रहे थे और 4 मार्च 1977 के दिन क्राइम ब्रांच वाले मान्या सुरभि को दोबारा गिरफ्तार कर लेते हैं और उसको एक जेल में भेज देते हैं। तो दोस्तों जेल में रहते हुए मान्या सुरभि काफ़ी सारे लोगों से लड़ाई करने लगता है, काफ़ी सारे लोगों से दुश्मनी मोल ले लेता है। इसके बाद पुलिस वाले मान्या सुरभि को एक किसी दूसरे जेल में शिफ्ट कर देते हैं। तो दोस्तों दूसरे जेल में जाने के बाद दोबारा मान्या सुरभि उसी प्लानिंग के साथ काम करता है और दोबारा भूख हड़ताल करने लग जाता है और इस बार भी सेम उसी टेक्निक के साथ वो 20 दिनों तक करीब भूखा रहता है। और जैसे ही उसकी तबीयत खराब होती है और पुलिस वाले उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वहां से वो फरार हो जाता है और इस बार वो इस तरीके से फरार होता है कि 12 साल तक पुलिस उसको ढूंढ ही नहीं पाई। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, मान्या सुरभि पुणे से भागते हुए मुंबई आ गया और दोबारा उसने अपनी गैंग ज्वाइन करी और दोबारा अपनी गैंग को ऑपरेट करने लग जाता है। तो दोस्तों इसके बाद मान्या सुरभि ऑफिशियली अपने पहले कत्ल को अंजाम देता है। तो दोस्तों जो मान्या सुरभि का दोस्त था शेख मुनीर का एक दुश्मन हुआ करता था, उसका नाम था शेख अजीज। तो दोस्तों मान्या सुरभि शेख अजीज का मर्डर कर देता है और इसके बाद धीरे धीरे करके ये और भी काफ़ी सारे क्राइम करते हैं। ये ज़्यादातर चोरियां करते थे, ये बैंक के आसपास खड़े हो जाते थे। कोई भी व्यापारी अगर पैसे जमा करवाने आता था तो सबसे पहले उसको डरा धमका के पैसे लेने की कोशिश करते थे। अगर वो प्यार से पैसे दे देता था तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई पैसे नहीं देता था तो वहीं पर उनको गोलियाँ मार देते थे या जान से मार देते थे और पैसे लेके भाग जाते थे। इसके अलावा ये लोग जो एटीएम के कैश वैन होते हैं या बैंकों में जो पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था उन वैन को भी लूटते थे, लोगों को मार डालते थे। मतलब जिस तरीके से ये पैसा कमा सकते थे उस तरीके से ये चोरी करते थे। इनका मेन टारगेट पैसा कमाना था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम इनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। तो दोस्तों इसके अलावा मान्या सुरभि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज था। तो जब भी ये कोई क्राइम करता था फुल प्लानिंग के साथ क्राइम करता था और ये एक नोबल पढ़ा करता था, क्राइम की कुछ नोबल पढ़ा करता था और उसी नोबल के हिसाब से ये प्लानिंग करता, लोगों को मारता और अपने पूरे गैंग को चलाता था। तो दोस्तों उसी टाइम 1980 के आसपास मुंबई में और भी काफ़ी सारी गैंग एक्टिव थी। उन्हीं में से एक गैंग दाऊद इब्राहिम की गैंग थी। लेकिन उस टाइम दाऊद इब्राहिम अपनी गैंग में ज़्यादा एक्टिव नहीं हुआ करता था। उसकी पूरी गैंग मतलब दाऊद इब्राहिम की गैंग को ज़्यादातर साबिर इब्राहिम, जो कि दाऊद इब्राहिम का भाई था, वही चलाया करता था। और साबिर इब्राहिम भी मान्या सुरभि से पंगा नहीं लिया करता था। उसको भी पता था कि मान्या सुरभि आगे जाके और भी बड़ा डॉन बन सकता है। तो दोस्तों मान्या सुरभि के अंदर इतनी ज़्यादा नफरत बढ़ गई थी कि वो क्या करता था, अपने दोस्तों से पैसे मांगता था। अगर उसके दोस्त आराम से पैसे दे देते थे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई दोस्त उसको पैसे नहीं देता था तो वो बुरी तरीके से उन लोगों को मारता था। एक बार क्या होता है, मान्या सुरभि अपने एक दोस्त से पैसे मांगता है, उसका दोस्त पैसे देने से इनकार कर देता है। फिर मान्या सुरभि को पता चलता है कि उसका दोस्त एक जिम में जाता है, तो वो क्या करता है, उसी जिम में अपने दोस्त का इंतजार करता है। जैसे ही उसका दोस्त, उस दोस्त का नाम था पाटिल, जैसे ही उसका दोस्त
पाटिल उस जिम में आता है, तुरंत मान्या सुरभि अपने दोस्त के पास जाता है और उसके पैरों में 2 गोलियां मारता है और उसके बाद वहां से तुरंत आ जाता है। उसी टाइम मुंबई में और भी कई सारी गैंग एक्टिव थी। उनमें से एक गैंग थी पठान गैंग और दूसरी गैंग थी दाऊद गैंग। तो दोस्तों, पठान गैंग और दाऊद इब्राहिम की गैंग में आपस में लड़ाइयां हुआ करती थी और आपस में ये लोग लड़ते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, पठान गैंग और दाऊद इब्राहिम की गैंग में सुलह करवाने के लिए उस टाइम एक बंदा था हाजी मस्तान, जिसका काफी नाम चलता था। तो हाजी मस्तान ने दोनों गैंग में सुलह करवा दी, दाऊद गैंग और पठान गैंग में। और साथ में ये भी एक बात रखी कि कोई भी एक दूसरे पे हमला नहीं करेगा, मतलब ये दोनों गैंग वाले एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे। लेकिन जो पठान गैंग थी वो इस प्रस्ताव को खारिज कर देती है, एक तरह से कह सकते हैं इस सुलह को खत्म कर देती है, धोखा दे देती है। तो वो क्या करते हैं, पठान गैंग वाले मान्या सुरभि को हायर करते हैं और मान्या सुरभि से बोलते हैं कि वो दाऊद इब्राहिम के भाई को, मतलब साबिर इब्राहिम को जान से मार दे। इसके बाद क्या होता है, पठान गैंग वाले और मान्या सुरभि ये सारे लोग मिलकर एक प्लानिंग करते हैं साबिर इब्राहिम को मारने की। और ये लोग क्या करते हैं, एक बार साबिर इब्राहिम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जा रहा होता है रात के टाइम, करीब 1 बजे के आसपास, और वो दिन था 12 फरवरी 1981 का। ये सारे लोग साबिर इब्राहिम का पीछा करते हैं और इसके बाद जैसे ही सही मौका मिलता है ये लोग साबिर इब्राहिम की कार के पास जाते हैं, साबिर इब्राहिम की गर्लफ्रेंड को कार से निकालते हैं और उसके बाद साबिर इब्राहिम के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। और जब तक साबिर इब्राहिम की मौत नहीं हो जाती तब तक ये लोग गोलियां चलाते रहते हैं। तो दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि मान्या सुरभि ने साबिर इब्राहिम को मारने के लिए एक नोबल का सहारा लिया था, मतलब एक नोबल की कहानी के हिसाब से साबिर इब्राहिम को मारा गया था। इसके बाद जैसे ही दाऊद इब्राहिम को इसकी खबर मिलती है, दाऊद इब्राहिम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम को दाऊद इब्राहिम बनाने वाला मान्या सुरभि है। शुरुआत में दाऊद इब्राहिम कभी भी इन गैंग में ज़्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन जैसे ही साबिर इब्राहिम का कत्ल हो जाता है उसके बाद दाऊद इब्राहिम भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है अपनी गैंग में और धीरे धीरे करके पूरे महाराष्ट्र में दाऊद इब्राहिम का बोलबाला हो जाता है। दाऊद इब्राहिम ने हर तरफ जैसे तबाही सी मचा दी थी अपने भाई का बदला लेने के लिए। लेकिन जो मान्या सुरभि था वो भी काफी चालाक था, वो ज्यादातर छुप के रहता था। उसकी गैंग वालों को भी ये पता नहीं होता था कि आखिर मान्या सुरभि है कहां। और उसके अलावा मान्या सुरभि क्या करता था, पुलिस वालों को खुद ही अपनी टिप देता था कि वो कहां है और जैसे ही पुलिस वाले वहां पे आते थे मान्या सुरभि वहां से फरार हो जाता था। तो इससे क्या होता था कि अगर फ्यूचर में कोई भी पुलिस वालों को कोई टिप देगी तो पुलिस वाले थोड़े कंफ्यूजन में रहेंगे कि वहां पे मान्या सुरभि मिलेगा कि नहीं। तो इस तरीके से मान्या सुरभि क्योंकि पढ़ा लिखा था तो इस तरीके से वो आगे और फ्यूचर की सोच के प्लानिंग करता था। लेकिन मान्या सुरभि ने ऐसे कर करके बहुत सारे अपने दुश्मन बना लिए थे और जैसे ही 1981 में दाऊद इब्राहिम के भाई का कत्ल हुआ उसके बाद जो क्राइम ब्रांच थी और पुलिस वाले थे वो भी काफी एक्टिव हो गए। तो दोस्तों, एक बार क्या होता है, पुलिस वालों के पास एक टिप आती है कि मान्या सुरभि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए किसी कॉलेज के आसपास जा रहा है। तो पुलिस वाले फुल प्लानिंग के साथ मान्या सुरभि को पकड़ने के लिए या फिर एनकाउंटर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके लिए पुलिस वालों की कई सारी टीमें बनाई जाती है और उसके बाद जब पुलिस वालों को ये पता चलता है कि मान्या सुरभि एक कॉलेज के पास अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वाला है तो उस कॉलेज के चारों तरफ पुलिस वाले स्टूडेंट की ड्रेस में खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही मान्या सुरभि उस कॉलेज के पास आता है तुरंत पुलिस वाले अपनी पिस्टल निकालते हैं और मान्या सुरभि पे तान देते हैं। तो दोस्तों, आज तक ये पता नहीं लग पाया है कि आखिर टिप किसने दिया। इसके ऊपर कई सारी थ्योरियां हैं जिसमें कुछ थ्योरी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि आखिर ये टिप कहां से मिल सकती है। तो दोस्तों, इसके बाद पुलिस वाले मान्या सुरभि को बोलते हैं तुम अपनी गन हमें दे दो और सरेंडर कर दो। लेकिन मान्या सुरभि कहां सुनने वाला था किसी की। तुरंत मान्या सुरभि अपनी गन निकालता है और जैसे ही पुलिस वालों पे चलाने वाला था तुरंत ही बाकी पुलिस वाले मान्या सुरभि के ऊपर गोलियां चलाने लग जाते हैं और करीब 4-5 गोलियां मान्या सुरभि की छाती में जाके लगती है और मान्या सुरभि वहीं पे गिर जाता है। उसके बाद तुरंत मान्या सुरभि को पुलिस की वैन में डाला जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जो हॉस्पिटल था वो करीब 10 मिनट की दूरी पे था उस कॉलेज से। लेकिन मान्या सुरभि को एक ऐसे रास्ते से ले जाया जाता है जहां पे मान्या सुरभि को हॉस्पिटल पहुंचने में आधे घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता है। और जैसे ही मान्या सुरभि को पुलिस की वैन में डाला जाता है उस टाइम मान्या सुरभि पुलिस वालों को गालियां देने लग जाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी ऐसी हालत हुई है, तुम्हारी वजह से मैं क्रिमिनल बना, अगर तुम लोग मुझे परेशान नहीं करते तो शायद मैं अपनी एक अच्छी जिंदगी जी रहा होता हूं। इसके बाद पुलिस वाले जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पता चलता है मान्या सुरभि की डेथ हो चुकी है।
तो दोस्तों अब हम इस थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर किसने मान्या सुरभि की टिप पुलिस वालों को दी होगी। तो दोस्तों कई सारे लोग बोलते हैं एक वर्धा राजन करके एक गैंगस्टर हुआ करता था, शायद उसने पुलिस वालों को टिप दी थी। कई सारे लोग बोलते हैं कि जो दाऊद इब्राहिम था उसने अपने भाई का बदला लेने के लिए पुलिस वालों को टिप दी। और कई सारे लोग ये भी बोलते हैं कि पुलिस वालों ने खुद एक हनी ट्रैप बिछाया, एक लड़की को मान्या सुरभि की गर्लफ्रेंड बनाई, उसके बाद वो लड़की ने ही पुलिस वालों को वो टिप दी कि कहां पे मान्या सुरभि उससे मिलने वाला है। अब इसमें कितनी सच्चाई है इस बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन 11 जनवरी 1982 के दिन मान्या सुरभि का एनकाउंटर हुआ, जो कि देश का पहला एनकाउंटर माना जाता है ऑफिशियली, और इस तरीके से एक गैंगस्टर का अंत हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सारी कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों जाने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और ऐसी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आपको अगर किसी और के बारे में भी जानना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।